डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक अम्लों के चैप्टर में आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एस्टरीकरण का अध्ययन करेंगे। एस्टरीकरण में हम अम्लीय व क्षारीय जल अपघटन की क्रियाविधि की स्टडी भी करेंगे। तो एस्टरीकरण में होता क्या है, वैसे हमको ज्ञात है एस्टरीकरण की क्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। जैसे अभिक्रिया दे रखी है, एसिटिक एसिड RCOOH एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराई C2H5OH, तो एस्टरीकरण कराने पर हमको एस्टर RCOO C2H5 और जल का निष्कारण। इस अभिक्रिया में देखिए बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और परिस्थितियों को व्यवस्थित करके हम अपने हिसाब से इच्छित उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें एस्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल की अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं और बने हुए जल को हटाते जाते हैं। ठीक है, तो एस्टर का निर्माण होता जाएगा। और यदि हमें एस्टर का जल अपघटन करवाना चाहें तो हम यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, जल की अधिक मात्रा लेंगे और तनु अम्ल के साथ क्रिया करके एस्टर का रिफ्लेक्स करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल और एसिड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना एस्टरीकरण की अभिक्रिया ये है, उत्क्रमणीय है और हम इच्छित उत्पाद इससे प्राप्त कर सकते हैं। अम्ल उत्प्रेरक एस्टरीकरण की प्रक्रिया में अम्ल का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से क्रिया करके जल का एक अणु खोते हैं और एस्टर का एक अणु बनाते हैं। एस्टरीकरण की प्रक्रिया में अम्ल व एल्कोहल दोनों के पास एक एक OH समूह होता है। ठीक है बच्चों, दोनों के पास एक एक OH समूह है। जल का अणु बनने में इनमें से किसी एक अणु का OH समूह दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग करके जल का अणु बनाता है। पहले जो धारणा थी काफ़ी वर्षों पहले से, इसमें यह कहा गया था कि जल अणु बनने में अम्ल जो है, अम्ल है, अणु अपना प्रोटॉन देता है। क्या देता है? ओनली प्रोटॉन, हाइड्रोजन। जबकि एल्कोहल अणु CH3OH है, C2H5OH है, जो भी एल्कोहल है वह अपना क्या देता है, OH समूह। और इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होता है, एस्टर बनता है, जल का निष्कासन। ये पहले की अवधारणा थी। अब जो बाद में अवधारणा दी गई, जिसको हमने कहा ट्रेसर तकनीक द्वारा, कौन सी तकनीक, ट्रेसर तकनीक द्वारा ऑक्सीजन के भारी समस्थानिक ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक हमने लिया O18 के उपयोग से ज्ञात हुआ कि एस्टरीकरण की प्रक्रिया में अम्ल अणु अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं दे करके क्या देता है, OH समूह देता है। जबकि एल्कोहल अणु से एक प्रोटॉन निकलकर जल का अणु बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। एसिड क्या देता है, OH समूह देता है, जबकि एल्कोहल क्या देता है, अपना प्रोटॉन। और इससे हमको क्या बनता है, जल का अणु निकलता है तथा एस्टर का निर्माण होता है। अब इसको कैसे होता है, तो हम इसकी क्रियाविधि समझते हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु का क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है। तो प्रोटोनीकरण हुआ तो हाइड्रोजन, जब इसका प्रोटोनीकरण हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके हमें प्रतिस्थापित संरचना प्राप्त होती है। जब इस प्रोटोनीकृत अम्ल जो ये प्राप्त हुआ था हमें, प्रोटोनीकृत अम्ल अणु के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन परमाणु पर अब किसके, एल्कोहल अणु का नाभिक स्नेह आक्रमण होता है। तो ऑक्सीजन जब इसका एल्कोहल का अटैक होगा, कौन सा नाभिक स्नेह आक्रमण होता है, तो हमको धनावेशित संरचना प्राप्त होती है ऑक्सीजन परमाणु वाली। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में जो धनावेशित ऑक्सीजन परमाणु वाली संरचना है, अब धनावेशित ऑक्सीजन परमाणु अब क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन त्यागता है, जिसे कार्बन से जुड़े दोनों OH समूह में से कोई एक ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, जब धनावेशित ऑक्सीजन परमाणु एक प्रोटॉन त्यागता है, जिसे कार्बन से जुड़े दोनों OH समूह में से कोई एक ग्रहण करता है। फोर्थ स्टेप में बनी हुई जो स्पीशीज
चीज है, इसमें से अब क्या होगा, जल का अणु निकल जाता है। -H2 जल का अणु निकलने पर जो ये जो अंत में स्ट्रक्चर है इसमें से एक प्रोटॉन त्याग कर एस्टर अणु बना लेता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन प्रोटॉन त्याग करके क्या बन जाएगा हमें, एस्टर मेथिल बेंजोइड। तो इस प्रकार से एस्टर का निर्माण होता है। उपयुक्त क्रियाविधि में प्रोटोनीकृत अम्ल फर्स्ट पर एल्कोहल अणु का नाभिक स्नेह आक्रमण होता है और मध्यवर्ती आयन सेकेंड बनता है। ध्यान रखना बच्चों, एस्टरों के क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन को जो साबुन जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहा जाता है। और अम्ल उत्प्रेरक एस्टरीकरण की भांति यह भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। किसी एस्टर को जलीय क्षार के साथ रिफ्लेक्स कराने पर कार्बोक्सिलेट लवण व एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो एस्टर का हमने जलीय क्षार के साथ में NaOH2 जब कराई रिएक्शन तो हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट लवण साल्ट प्राप्त हुआ तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो एस्टर NaOH2 के साथ में सोडियम कार्बोक्सिलेट तथा एल्कोहल का निर्माण साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया निम्न क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। फर्स्ट में सर्वप्रथम OH आयन का एस्टर अणु पर नाभिक स्नेह आक्रमण होता है। सेकेंड स्टेप में जो चतुष्फल के मध्यवर्ती से एक एल्कोक्साइड आयन निकलता है और अम्ल बनता है। और ये जो एल्कोक्साइड आयन है अम्ल अणु से एक प्रोटॉन लेकर के एल्कोहल अणु बना लेता है। ठीक है बच्चों, इस क्रियाविधि की पुष्टि भी ट्रेसर तकनीक द्वारा की जाती है। यदि ईथर या ऑक्सीजन को ट्रेसर तत्व ऑक्सीजन 18 द्वारा प्रतिस्थापित करके उस एस्टर का जल अपघटन कराया जाए तो समस्त रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन एल्कोहल में बदल जाती है तथा कार्बोक्सिलेट आयन में बिल्कुल नहीं रहती है। जैसे अभिक्रिया कराई एस्टर NaOH जलीय माध्यम H2 में, तो जो साल्ट बना और एल्कोहल का निर्माण होता है। अर्थात OH आयन का आक्रमण कार्बोनिल कार्बन पर होता है, इथरीय कार्बन पर नहीं। ठीक है बच्चों, साबुनीकरण की अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो OH आयन का आक्रमण कार्बोनिल कार्बन पर होता है और इथरीय कार्बन पर नहीं होता है। आगे है हाइड्रोक्साइड OH आयन का नाभिक स्नेह आक्रमण एसिल कार्बन पर ही होता है, एल्किल कार्बन पर नहीं होता। एसिल वाला CO तो इस पे ही होता है, उसमें नहीं होता। इस प्रकार की पुष्टि को हम एक और तथ्य से हो सकती है। यदि किसी क्रियल एल्कोहल के एस्टर का जल अपघटन कराया जाए तो एल्कोहल का विन्यास वही रहता है, विपरीत नहीं होता है। एसिल कार्बन पर नाभिक स्नेह आक्रमण हमने कराया तो OH एसिल कार्बन पर CO पर अटैक किया, तो इस प्रकार की संरचना में एल्कोहल का विन्यास वही रहता है, तो विन्यास अपरिवर्तित हुआ। जबकि एल्किल कार्बन नाभिक स्नेह आक्रमण कराने पर विन्यास का प्रतिपन्न होता है, मतलब बदल जाता है विन्यास। तो ये तो विपरीत या इन्वर्ट, तो इस प्रकार से एसिल कार्बन नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है, एल्किल कार्बन नाभिक स्नेह का आक्रमण नहीं होता है, क्योंकि विन्यास अपरिवर्तित होता है, इसके अंदर विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है।